जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। भारत जो एक शहर था आलम में इंतखाब, भारत जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मंतखब जहाँ रोज़गार के, रहते थे मंतखब जहाँ रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मैं अमन रिजवी फिर एक बार आपके सामने, और जैसे लगातार मुद्दे पे बातें होती हैं, लगातार आपके साथ डिस्कस होता है। और जैसे मैंने आपके सामने एक लाइव भी करा था बांग्लादेश के ऊपर परसों, और मैंने बताया था कि किस तरह हसीना मान जाएगी को पटाने हमारे मोदी जी अकेले इतने बड़े जंबू जेट जहाज़ में गए थे, क्योंकि इनको पता है जब भारत में कहीं भी इलेक्शन होता है तो ये दूसरी स्टेट में या दूसरे मुल्क में जाके अपनी नौटंकी शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने देखा कि बंगाल के लोग इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, बीजेपी वालों को जलील कर रहे हैं, इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, मीडिया को नहीं उतरने दे रहे। तो इनके खुराफाती दिमाग ने एक आइडिया निकाला कि बंगाल ना सही तो बांग्लादेश ही सही, चलो वहीं जाकर ये झूठ का जनरेटर झूठ परोस कर आए। इनकी छोटी सी नौटंकी के पीछे आज बांग्लादेश धधक रहा है, जल रहा है, वहां पर मारकाट मची हुई है, क्योंकि बांग्लादेश वाले नहीं चाहते थे कि ये झूठ का जनरेटर भक्तों का भगवान बांग्लादेश में जाकर कदम भी रखे। लेकिन क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर तो ऐसा सीन है नहीं, सरकारें तो फिर भी एक होती हैं, अपनी माँ को रोती हैं, मजबूरी में हसीना मान गई होगी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना मान गई होगी और बिरयानी खाने के लिए इस झूठ के जनरेटर भक्तों के भगवान को बुला डाला होगा। और आज देखिए पूरा बांग्लादेश क्या हो रहा है, इतनी मुखालफतें हो रही हैं। अब तक लगभग 100 के करीब मासूम मजलूम बांग्लादेशी इस झूठ के जनरेटर पे कुर्बान हो चुके, वहां पर मर चुके हैं। और स्ट्रीम मीडिया आपको क्या दिखा रहा होगा कि देखो ना, बांग्लादेश ने हमें वेलकम करा, रेड कारपेट बिछाया, हमारे साथ ये वादे करे। जबकि शायद आपको नहीं पता होगा, हसीना ने मोदी जी के जाते ही बोला कि नहीं मोदी जी, ना तो मैं पाकिस्तान से बिगाड़ सकती हूँ ना चाइना से बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि बांग्लादेशियों को नहीं पता कि जो एनआरसी का ड्रामा शुरू हुआ था ये आसाम से शुरू हुआ था, और बंगालियों को ही ख़त्म करने के लिए, भारत से भगाने के लिए, घुसपैठिए ख़त्म करने के लिए इन्होंने एनआरसी कहाँ से शुरू करा था? आसाम से तो शुरू करा था, और आसाम से ही इन्होंने बंगालियों को पकड़ पकड़ कर बांग्लादेश फेंकवाया था। किसी की बेटी फेंक दी थी, किसी का शौहर फेंक दिया था, किसी का बाप फेंक दिया था। आधी फैमिली भारत में रह गई, आधी फैमिली वहां चली गई। और तो और फखरुद्दीन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे, उनकी फैमिली को भी कहते भाई तुम भी नहीं हो, तुम भी बांग्लादेशी हो, जाओ जाओ जाओ। तो कोई काम करते हुए सरकार ने आज तक दिमाग का यूज़ नहीं करा, आनन फानन उल्टे सीधे फैसले ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए घटिया लोग कर देते हैं, और उसका खमियाजा पूरा भारत भुगतता है, इंटरनेशनल भुगता जाता है। आज हमारी ऐसी की तैसी इंटरनेशनल भी मची हुई है, और जहाँ जहाँ ये झूठ का जनरेटर जा रहा है वहाँ वहाँ आग भी लगा कर आ रहा है और बदनाम भी कर रहा है। जैसे आपको याद होगा, ये झूठ का जनरेटर बर्मा भी गया था, बर्मा गया था, और बर्मा में क्या हुआ? पहले बर्मा में लाखों की तादाद में मुसलमानों को काटा गया। किसकी वजह से? जब यहाँ से नरेंद्र मोदी जी गए थे ना, वहाँ पर नरभक्षी सर्वे हुआ था, नरभक्षी यात्राएं हुई थी, तो बर्मा में लाखों की तादाद में मुसलमानों को काटा गया था। अब उन लोगों को, वहाँ की फोर्स को, वहाँ की फौज को खून पीने की इतनी आदत हो गई है। इस वक्त भी म्यांमार में मार काट मची हुई है, बम बारूद, और वो मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, अब वो वहाँ पर बर्मा के लोगों पर ही बौद्धिस्टों पे वहां की सरकार जो फौज के हाथ में आ गई है वो यूज कर रही है, वहां पर भी खून की होली खेली जा रही है। और सारे लोग भाग रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। तो ये झूठ का जनरेटर बांग्लादेश को भी जाकर बर्बाद कर कर आ गया, क्योंकि बंगाली को वोट चाहिए थे, तो वहां पर जाकर माता काली के मंदिर में जाकर ड्रामे हो रहे थे। भारत में मंदिर नहीं थे क्या? भारत में कोई काली माता का मंदिर नहीं था जो यहाँ पे मत्था टिक जाता या यहाँ पर चले जाते?
तो ये हाल है कि जिस बांग्लादेश में ये हसीना मान जाएगी को पटाने गए थे, उस बांग्लादेश को ये बर्बाद कर कर आ गए। और अभी भी नहीं मालूम कि वहाँ पर हालात कब तक स्थिर होंगे या वहाँ पर किस तरह लोग जो है वो कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी को देखकर लोग बेकाबू हो गए। एक बेचारे साहिल खान ने जो कह रहे हैं यू आर रॉन्ग, मैं रॉन्ग नहीं हूं। इंटरनेशनल न्यूज़ जाकर सुनिए, बीबीसी लंदन जाकर सुनिए। बीबीसी लंदन में साफ चल रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त धधक रहा है, पुलिस फायर कर रही है, पुलिस के हाथों वो लोग मारे जा रहे हैं। तो मिस्टर सुहेल खान प्लीज़ नेशनल न्यूज़ मत सुनिए, इंटरनेशनल न्यूज़ सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये तवायफ मीडिया वो आपको सब चंगा सी दिखाएगा, जबकि भारत में भी दंगासी इसी बीजेपी सरकार की वजह से है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर पुलिस वालों को ये आरएसएस गुंडे दौड़ा कर मार रहे हैं। कोई हेलमेट से मार रहा है, कोई चप्पलों से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है। यानी कि इस तरह की दुर्दशा कर दी कि पुलिस वालों की भी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी इस सरकार ने, इस ठोकतंत्र ने। जहां पर यूपी में किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है। वही योगी जी की सरकार है जिसके राज्य में पुलिस वाले एनकाउंटर करने जाते हैं, उल्टा उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है विकास दुबे द्वारा। और आज भी वहां पर पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा जा रहा है। वीडियो वायरल हो रही है, आरएसएस के गुंडे, जाफरानी गुंडे उनको मारे पुलिस वालों को, यानी जो पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए उसको भी ये लोग मारते हैं, उसको भी हेलमेट से मार रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं। अच्छी तरह ठुकाई करी गई है यूपी में। तो और यूपी में मेरी सरकार नहीं है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, जिसको ये कह रहे हैं कि राम राज है, सब चंगासी है, सब हमारे हाथ में है, सब कंट्रोल में है। तो ये हाल होगा, ये लूट मार मचेगी, इस तरह का सीन होना है। और जिस तरह आप मीडिया को देख रहे हैं, मीडिया टोटल का टोटल, ये तवायफ मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये दलाल मीडिया इस वक्त तमाम के तमाम बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। ये न्यूज़ रीडर नहीं बने हुए, ये न्यूज़ एंकर नहीं बने हुए, ये तमाम के तमाम अपने आप को बीजेपी के प्रवक्ता समझकर बीजेपी के लिए तमाम काम कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। अभी आज ही की बात है, आसाम में एक रैली हुई जो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने करी। और आसाम में हमारी हुकूमत तो नहीं है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। वहां के चीफ मिनिस्टर सबनिंदा सोनवाल एक सभा रखते हैं, बहुत ग्रांड फंक्शन करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि हजारों की तादाद में सारी कुर्सियां खाली पड़ी रह जाती हैं, वहां कोई नहीं आता। मजबूर होकर वहां का चीफ मिनिस्टर दुम दबाकर भाग जाता है। इक्का दुक्का कुर्सियों पर पुलिस वाले बैठे नजर आते हैं कि ये दफा हो तो हम भी घरों को जाएं। दूसरा, आसाम से एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वहां पर लोगों ने बीजेपी के नेता को दौड़ा कर मारा जब वो खरीदो फरोख्त कर रहा था, पैसा बांट रहा था। तो ये है इनका असली चरित्र। और निकल कर आ रहा है, टीवी में न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका स्ट्रीम मीडिया, जो इनके प्रवक्ता बन के बैठे हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप मोदी हो, चाहे रूबिका लियाकत कादियानी हो, चाहे वो तिहाड़ी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे और भी बहुत सारी इन जिहादियों की, इन आरएसएस के गुंडों की, ये तमाम के तमाम चाटुकार मीडिया जो हमारे लिए काम करते, जो भारत के लिए काम करते, और ये दंगाई पार्टी के लिए काम करते हैं, ये आरएसएस के लिए काम करते हैं, ये तमाम के तमाम प्रवक्ता बने में कोई न्यूज़ आपको नहीं दिखाएगा कि आसाम में क्या हो रहा है या यूपी में पुलिस वालों को कैसे दौड़ा कर मारा जा रहा है, हेलमेट से हमला करा जा रहा है, चप्पलों से मार रहे हैं आरएसएस के गुंडे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सब चंगासी कह के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और उससे भी एक बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, कि राकेश टिकैत साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो किसान हैं वो भी मॉडिफाई हो जाएंगे, अब नया पैक आएगा किसानों का। यानी उन्होंने कहा है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला के बाद जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जब इन जगह तमाम जगह इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो दिल्ली के, टीकरी के, सिंघू बॉर्डर के और तमाम जितने भी दिल्ली के सरहदों पर किसान बैठे हैं वो दिल्ली पर फिर चढ़ाई करेंगे। और इस बार वो तमाम बैरिकेड को तोड़कर आएंगे। और इस बार इक्का दुक्का ट्रैक्टर नहीं आएगा, इस बार 4 लाख ट्रैक्टर की चढ़ाई दिल्ली पर होगी। और इंडिया गेट
पे वो आकर स्टे करेंगे। और इंडिया गेट के बराबर में जो हज़ारों गज के या मीलों के जो पार्क पड़े हुए हैं, वो तमाम किसान भाई वहाँ पर गल्ला उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, सब्जियाँ उगाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को खिलाएंगे। लो हमारी सब्जी खाओ और डूब के मर जाओ। राकेश टिकैत साहब का भी हौसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेम यही कहानी उनके फादर महेंद्र सिंह टिकैत ने 1988 में इंडिया गेट पर आकर करी थी। वहाँ सभाएं करी थी और लाखों की तादाद में किसान को जमा करा था। तो जैसे फादर वैसे बहादुर बेटे। तो राकेश टिकैत साहब ने कह दिया हम नहीं डरने वाले, हमने दिल्ली पे चढ़ाई करनी है। और दिल्ली जो है वो बीजेपी का कार्यालय नहीं है जिस पे आने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत हो या हमें वहां आने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत हो। तो टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया है और अब इस सरकार के हाथों से तोते उड़ना शुरू हो गए। अभी तो चंद सौ ट्रैक्टर आए थे जब इनके हाथ से तोते उड़ गए थे। और इन्होंने क्या ड्रामा करा था, किसानों को बदनाम करने के लिए कैसे इन्होंने आरएसएस का एजेंट निकाला था, दीप सिद्धू, जिस लाल किले को बीजेपी सरकार बेच चुकी, उसी लाल किले के लिए इन्होंने कैसा ड्रामा करा था कि झंडा फहरा दिया। टिकैत साहब ने ये कहा कि एक सरिये पे अगर कोई झंडा फहरा भी दिया था तो हम उसके लिए शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि लाल किला तो तुम बेच चुके। बेची हुई चीज़ पे हम कोई सा भी झंडा लगाएं, कोई सा भी झंडा उखाड़ें, तुम होते कौन हो? दिल्ली हमारा है, किसानों का है और 4 लाख ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार हैं। और वो हर जगह कह रहे हैं तमाम किसान, पूरे भारत के किसान तैयार हो जाएं, बस इलेक्शन हो जाएं, हम दिल्ली कूच करेंगे और तमाम बैरिकेड तोड़कर हम दिल्ली पर धावा बोलेंगे, हल्ला बोलेंगे। और जब तक घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं हो जाती है। बेंगलोर में ही राकेश टिकैत साहब एक फंक्शन में थे, एक सभा में थे, एक पंचायत कर रहे थे किसानों के साथ। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है, ये जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, ये जो कूद रहे हैं, आज के बाद तमाम किसान ये वाली बात जहन में रख लें कि खट्टर का कोई भी हेलीकॉप्टर खेतों में नहीं उतरने दिया जाएगा। यानी खेत हमारे हैं, खट्टर हमारा दुश्मन है, बीजेपी की सरकार है, किसानों को तुम मार रहे हो और तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हैं कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर भी किसानों की ज़मीनों में आके उतरेंगे। तुम्हारे बाप का माल है, हमारी ही ज़मीन पे आके तुम हमें ही मारोगे, हमारी ही ज़मीन पे उतरोगे, हमारे खेत खलियान ख़राब करोगे, उसके बावजूद तुम हमें ही मारोगे। तो टिकैत साहब ने सबको मैसेज दे दिया है कि खबरदार तमाम किसान इस वाली बात को तय कर लें कि खट्टर का हेलीकॉप्टर किसी भी खेत में उतरने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और खट्टर को तो हमेशा लगातार ये हमारे किसान भाई दांत खट्टे करते चले आ रहे हैं। कभी उनकी सभा नहीं होने देते, कभी हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। तो खट्टर की तो इन्होंने ऐसी की तैसी मार रखी है, अब हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने देंगे। वाह खट्टर साहब, क्या दांत खट्टे करे हैं तुम्हारे राकेश टिकैत साहब ने। तुम्हें दिखा दिया कि अन्नदाता जब अन्नदाता बन जाता है तो क्या होता है। और टिकैत साहब ने एक बहुत बड़ी बात भी कही जो मैं लगातार कहती भी चली आ रही हूँ कि किसान किसान होता है, अन्नदाता अन्नदाता होता है। ये जो बीजेपी सरकार उसको हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईसाई और दलित करने के चक्कर में लगी हुई है, तो वो भूल जाए क्योंकि किसान किसान ही होता है, वो सिर्फ अन्नदाता है। और जब वो अपनी पे आ जाता है तो अच्छे अच्छों के जबड़े हिला देता है। और इस वक्त मोदी सरकार के जबड़े, कुर्सी, सत्ता, इनकी इज्जत, तमाम की धज्जियां इन किसानों ने बखेर रखी हैं, वो भी गांधी सोच लेकर। ये खामोश बैठे हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हैं। सरकार सोच रही थी कि हम नहीं बताएंगे गाजीपुर पे किसान बैठा है, हम नहीं बताएंगे सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठा है, हम नहीं बताएंगे टीकरी पे किसान बैठा है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किसान बैठा है। अबे बावलो, ये भारत है, डिजिटल भारत है, ये बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है।
अब तो बच्चे मरीख पे क्या हो रहा है, मंगल ग्रह पे क्या हो रहा है, वो पता लगा लेते हैं। तो ये पता नहीं लगा सकते कि दिल्ली की सरहदों पर कौन बैठा है लाखों की तादाद में। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा बिकाऊ मीडिया, तवायफ मीडिया, भड़काऊ मीडिया, दलाल मीडिया अगर नहीं बताएगा कि सिंघू पर, टीकरी पर और तमाम जगह किसान बैठे हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अरे पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया इन किसानों के साथ है और इनको सपोर्ट कर रही है। तो आप भी इंतज़ार करिए उन 4 लाख ट्रैक्टर का जो दिल्ली में चढ़ाई करने वाले हैं, हल्ला बोल धावा बोल करने वाले हैं। और इंडिया गेट पर आप तसव्वुर करो, हाय कितना खूबसूरत मंजर होगा जब वहाँ गन्ने उग रहे होंगे। हाय अल्लाह, मैं तो ज़रूर देखने जाऊंगी। धान की खेती होगी, सब्जियां होंगी, हर तरफ बाग लहरा रहे होंगे, खेत लहरा रहे होंगे। वो ज़मीन तो वैसे भी कंडम पड़ी हुई है, ऐसी बेकार से पार्क पड़े हुए, वहाँ उल्टी सीधी खुराफात होती हैं, लड़का लड़की पड़े रहते हैं। अब अगर वहाँ मेरा अन्नदाता पहुँच जाएगा तो इमेजिन करो, सब्जियां होंगी, गन्ने होंगे, गेहूँ होंगे, कितना खूबसूरत मंजर होगा। और बीच में क्या होगा, इंडिया गेट होगा। तो टकैत साहब की इस बात का मैं पूरा समर्थन करती हूँ और साथ देती हूँ और पूरी उम्मीद है अगर मैं जिंदा बची तो उन ट्रैक्टर में बैठ के एक बार फिर ऐमन रिजवी दिल्ली आएगी, उन तमाम किसानों को दिल्ली लेकर आएगी कि भारत की बेटी ऐमन रिजवी तुम्हें दिल्ली लेने आई है। उनके ट्रैक्टर पे बैठकर मैं फिर दिल्ली आऊँगी, जैसे मैं 26 जनवरी में भी उन्हीं के ट्रैक्टर पर बैठकर दिल्ली आई थी, ITO तक आई थी। पूरे दिन में 25 जनवरी में मैं गाज़ीपुर पर रुकी थी और 26 जनवरी में मैं उनके ही ट्रैक्टर पे बैठकर दिल्ली आई थी। तो मैं भी उस चीज़ का इंतज़ार करूंगी जब 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आएंगे और खेतियां करेंगे और इनके जबड़े हिलाएंगे। और मैं इसी अपने फेसबुक लाइव के उसमें ही कहना चाहूँगी कि टकैत साहब या मेरे किसान भाइयों, अपनी एक पार्टी बना लो। तुम लोग पावर में हो, तुम ईमानदार हो, दुनिया तुम्हें देख रही है, अभी भी वक्त है। यूपी चुनाव से पहले अपनी एक पार्टी रजिस्टर्ड करा लो जिसका नाम रखो तुम किसान एकता जिंदाबाद। और तमाम किसान, यूपी के तमाम किसान आपको वोट करेंगे। फिर देखिए योगी कहाँ जाएगा, वो किसी मठ में आपको मिलेगा। ये तमाम RS के जाफरानी गुंडे आपको किसी ना किसी गोबर ग्रह पे मिलेंगे या कहीं ना कहीं गुफा में मिलेंगे। ये सब नदारत हो जाएंगे अगर किसानों ने अपनी एक भी पार्टी रजिस्टर करा दी। फिर ये धपड़धूस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नहीं जानते कि किसानों की पावर क्या होती है। ये वही किसान है जिन्होंने तुम्हें सत्ता में बिठाया, ये वही किसान है जो तुम्हें खाना खिलाते हैं, ये वही किसान है जिनके दम पे तुम्हारे गल्ले चलते हैं, भारत की रोटी चलती है, भारत का इतिहास चलता है, भारत की इकनॉमी तय करते हैं। ये वही तो भारत का इतिहास भी क्या है, जय जवान जय किसान, यही तो है। भारत का अन्नदाता कहता है इनको। और 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह कहकर चले गए, क्या कहकर गए थे, देख तेख फतेह, यानी जिस मुल्क की देख फतेह होगी यानी किसान फतेह होगा वो मुल्क डेवलप होगा। जिस मुल्क की तेख फतेह होगी यानी फौज फतेह होगी वो मुल्क खुश होगा, खुशहाल होगा। तो मेरे भारत की ना तो देख फतेह, देखो ना किसान कैसे बर्बाद पड़े हुए हैं, MSP के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं और सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। और भारत का तेग यानी मेरी आर्मी किस तरह बर्बाद हो रही है। ये सरकार अपने फ़ायदे के लिए कभी पुलवामा अटैक करवा देती है, कभी उरी अटैक करवा देती है, कभी फौजी को यहाँ मार देती है, कभी किसी फौजी को बंद करके जेल में सड़ा देती है और कोई CBI इंक्वायरी नहीं होती। यानी ना मेरे भारत के किसानों को छोड़ रखा है, ना मेरे भारत के जवानों को छोड़ रखा है। जो जवान मेरे भारत की सरहद पे हमारी हिफाजत करता है, उन जवानों के साथ ये राजनीति कर रहे हैं। किसी को भी मरवा देते हैं, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, कोई CBI इंक्वायरी नहीं होती। और फिर 56 इंच का सीना किसका होता है, भक्तों के भगवान का। हमारी फौज वहां मरती है और 56 इंच का सीना भक्तों के भगवान का होता है। अन्न हमारा किसान उगाता है और खेतों में कौन उतरता है, कौन मॉडल उतरती है, हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतर के कहती है मैं किसान हूं।
वो ठरकी अमिताभ बच्चन कहता है मैं किसान हूं, हमारे मोदी जी कहते हैं मैं किसान हूं। फिर वो कौन है जो दिल्ली की सरहदों पर पड़े हुए हैं? जिन लोगों ने गमले में धनिया नहीं उगाया वो अपने आप को कहते हैं हम किसान हैं, और ओरिजिनल किसान सरहदों पर पड़ा है, दिल्ली की सरहदों पर पड़ा है, उसको तुम उग्रवादी, आतंकवादी, आलिस्तानी, ये तानी वो तानी कह के बदनाम कर रहे हो। कभी आंदोलन जीवी कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तो तुम्हारे नौटंकी सब खत्म होने वाली हैं। अब तुम अपना इंतजार करो कि राकेश टकैत साहब 4 लाख ट्रैक्टर के साथ जब इंडिया गेट आएंगे और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेती करी जाएगी, ज़बरदस्त तरीके से खेती करी जाएगी, और हम भी देखेंगे वाकई कंडम पड़ी हुई है वो ज़मीन, वहाँ पर खेती होनी चाहिए। इतनी ज़मीन बेकार क्यों पड़ी हुई है? खेती होनी चाहिए ना वहाँ पर, कम से कम हज़ारों लोगों के घर चलेंगे ना उस खेती से। वो जो तुमने बीघों में ज़मीनें छोड़ रखी हैं और अय्याशी का अड्डा बना रखा है, लोग आते हैं अय्याशियाँ करते हैं, आशिक माशूक पड़े रहते हैं, लव जिहाद तुम्हें वहाँ याद नहीं आता, पकड़ पकड़ के लेके जाओ वहाँ पर। तो सही फैसला करा मेरे किसानों ने, मेरे राकेश टकैत साहब ने, कि अब इंडिया गेट के पास खेती हुआ करेगी, फसल हुआ करेगी। तो देखो क्या नया पैक लेकर आए हैं मेरे किसान। ये सोच रहे थे हम दिखाना बंद कर देंगे, ये दिखना बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत तकड़ी स्ट्रैटेजी प्लान करी, पूरा प्लान करा। ये जो महापंचायत करते फिर रहे तमाम किसान, 20-20 गांवों के साथ महापंचायत चल रही है। तो ये सोच रहे थे नहीं ये बावले हैं किसान, बावले नहीं होते किसान। ये वही किसान है जो आसमान की तरफ देखकर बता देते हैं, हवाओं का रुख देखकर बता देते हैं कि इस साल कितनी बारिश होगी, कितना सूखा पड़ेगा। तो वो क्या पागल समझ रखा है तुमने कि तुम उन पर जुल्म करोगे? नहीं समझ पाएंगे। तो ये 3 बिल भी वापस करवाएंगे, ये ईवीएम को भी बैन करवाएंगे, ये जॉब्स को भी बहाल करवाएंगे। ये जो तुमने सारी चीज़ों में लूट मार मचा रखी, LIC बेचा, मेट्रो बेचा, रेलवे बेचा, अड्डे बेचे, सड़क बेची, पेट्रोल बेचा, सब चीज़ें तुमने जो बेच दी ना, अब भक्तों के दिल गुर्दे हैं, उनको भी भेज के कुछ पुण्य कमा लो, भक्त भी तो किसी काम आए। तो उन तमाम भक्तों के दिल गुर्दे फेफड़े बेचो मोदी जी, ताकि भारत में कुछ और भी आए, थोड़ी इंसानियत बचे। तो ये किसान तुम्हें ये लूट मार नहीं करने देंगे, ना तो अपनी ज़मीन देंगे, ना तुम्हें ये अपनी खेती देंगे, ना ये जो तुम कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओगे, ना ये करने देंगे। अब 4 लाख ट्रैक्टरों का इंतज़ार मुझे भी है और आप लोगों को भी होना चाहिए। बस दुआ करो जितनी जल्दी हो सकता है इन स्टेटों में इलेक्शन ख़त्म हो जाए, ताकि दिल्ली में ये तमाम किसान 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ यलगार मचाकर इस चड्डीधारी गैंग को, इन बीजेपी सरकार को, इन बलात्कारी पार्टी को जड़ से खदेड़ डाले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। तबीयत ठीक नहीं है, अभी बाहर से आई हूँ, बोला भी नहीं जा रहा है, अब गर्मी भी लग रही है, फ़ैन चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ डिस्टर्ब होती है। तो बस मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगी कि ये किसान हैं हमारे, आप इनको सपोर्ट करिए, और कहीं पर भी कोई भी जुल्म होता है प्लीज़ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये भारत हमारा है, आपका है, इन लोगों का नहीं है। भारत एक गुलदस्ते की तरह है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और ये जो एक कमल आया है जिसने पूरे भारत का भगवाकरण कर दिया है, और RS से जो एक चाल चल रही है, कल भी अगर आपको पता हो दिल्ली के उत्तम नगर में एक मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करी गई, पथराव करा गया, और लोग आराम से वहां पर खड़े देखते रहे, पुलिस देखती रहे, और वहां पर ड्रामे होते रहे। और आज भी मुझे पता चला है कि यूपी में खतौली एक जगह है, खतौली के पास भी एक मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करी गई है। तो इस तरह जो इनकी एक चल रहा है कि ये हर तरह तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर मंदिर मस्जिद पर राजनीति करेंगे, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। कहीं पर भी कोई जुल्म होता है प्लीज़ आगे आइए, ये भारत आपका है, ये आपका संविधान है, यहाँ आपकी सब चीज़ें, ये आपके आबाओ अजदाद का जगह है, यहाँ पर आपकी नस्लें पली हैं, आगे नस्लें पलेंगी, आपके आबाओ अजदाद यहाँ के होकर गए हैं। तो प्लीज़ इसको बचाने में आपकी भी जिम्मेदारी, कोई भी जुल्म होता है प्लीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और ये किसान आपके अपने, ये भारत के अन्नदाता, ये आपके लिए बैठे, इनके लिए आवाज़ उठाइए। और ये मेरा पेज है अमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर करिए, और मेरा पेज को लाइक करिए। और कोई भी मुझे सुझाव देना है, कोई भी ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा सवाल जो आपके पास है और आप ये चाहते हैं कि वो आगे सर्कुलेट हो, तो ये मेरा इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अमन रिजवी मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, उसमें मैसेंजर पे जाकर आप अपने सवालात, अपने ख्यालात मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरे पास इतना वक्त हुआ और आपकी सजेशन अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह मैं
नेक्स्ट डे उस लाइव में आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि, शब खैर। हिंदी बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है, सॉरी। बोलने की कोशिश करती हूँ, फिर भी हिंदी बहुत बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। अगर ज़रा वरा सी भी कहीं से कोई गलती होती है तो आपकी बहन आपसे माफ़ी चाहती है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दिए। शब खैर, अल्लाह हाफिज़, जय जवान जय किसान, शुक्रिया।